हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन बैंक जो 2020-22 से लेके 2024 तक के हैं, तो जिसमें हम लोगों ने पहला और दूसरा सेशन कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं 10/6/2023 में पूछे गए फर्स्ट में क्वेश्चंस, उसे हम लोग लगाने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 3 है हम लोग का 10/6/2023 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन। पार्ट 1 आता है जनरल इंग्लिश का। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए पार्ट 1 में है हम लोग का क्या, पार्ट 1 जनरल इंग्लिश। क्वेश्चंस कह रहा है क्या, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। ओके, क्या है, लव योर कंट्री। इसका क्या बनाएंगे, लव योर कंट्री का इसको बनाएंगे हम लोग योर कंट्री शुड बी लव्ड। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। आगे क्या है, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस। क्या है, देयर आर अदर फैक्टर दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड्स वीडियो गेम्स, डैश पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बताएंगे कि फॉर इंस्टेंस होगा, यहाँ पे इंस्टेंस होगा, TAN है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इंस्टेंस। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। बताइए क्या बनेंगे यहाँ पे, नथिंग बट हर्ट्स इज देयर। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, निशी टोल्ड। अब बनाएंगे क्या है यहाँ पे, तो देखिए इसका नरेशन बनेगा निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट। क्या बताइएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट। आंसर डी बताइएगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन अ बोल्ड फ्रेज। ये देख लेते हैं हम लोग बोल्ड फ्रेज। द वीटर मैन फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू रेन। बताइए ये कौन से टेंस में है, तो आंसर बताएंगे यह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। आंसर सी करके बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है, लैंड एंड ईयर। लैंड एंड ईयर का कहने का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि ध्यान से सुनना या फिर ध्यान देना। तो आंसर क्या बनेगा, रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली। ऑप्शन नंबर क्या बनेगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। हमें नरेशन बनाना है। क्या है, हीरा सेड आई विल कम टुमारो। तो देखिए क्या बनेगा, हीरा ने क्या कहा कि मैं कल आऊंगा, है ना। देखिए तो क्या बनेगा इसका, हीरा टोल्ड दैट डैश कम द डैश। देखिए टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे है क्या इसमें, तो बिल्कुल ये काट दीजिए। ये टुमारो ये भी काट दीजिए। द नेक्स्ट डे इसमें है क्या, नहीं, द नेक्स्ट डे इसमें है तो ये भी काट दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर सीधे हम ऐसे बता सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा हम लोग का। आगे देखिए पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। हमें नॉन फाइनाइट वर्ब चूज करना है। देखिए दैट इज समथिंग टू रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट बताना है। नॉन फाइनाइट कौन है बता देंगे, तो आंसर यहाँ पे बन जाएंगे रिमेंबर जो है आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। आगे देखिए कह रहा है कि फाइंड द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अमीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली डैश शी डिड नॉट वांट टू क्विक up to buy food at the cafe later। तो यहाँ पे क्या फुलफिल होंगे, यहाँ पे फुलफिल होगा दोस्तों एज, यहाँ पे यूज होगा। क्या होगा, एज अर्ली एज शी डिड नॉट वांट टू क्विक अप टू बाई फूड एट द कैफे लेटर, है ना। आगे देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है हमारे पास, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, तो आंसर बताएंगे हैड वॉच्ड। ऑप्शन से यहाँ पे बी करेक्ट होंगे, हैड वॉच्ड। देखिए सी द सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस। और क्लोज शेप्स, और क्लोज शेप्स का मतलब क्या है, क्लोज शेप्स का मतलब है कि बाल बाल बचना। तो यहाँ पे क्या होगा, नैरो स्केप। आंसर्स बता देंगे बी है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, ही वाज गोइंग डैश द स्टेशन। बताइए
फॉर द स्टेशन, अलोंग द स्टेशन, थ्रू द स्टेशन, टूवर्ड्स द स्टेशन। तो आंसर्स क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, टूवर्ड्स द स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चूज द करेक्टली पंक्चुएशन पंक्चुएटेड स्टेटमेंट। क्या है? यस्टरडे कॉमा आई मेट अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। देखिए यहीं पे आपका गलती मिलेंगे। 10 ईयर ओल्ड बॉय ऐसे होंगे कि ऐसे कि ऐसे कि ऐसे। बताइए चारों ऑप्शंस में कौन से होंगे करेक्ट? तो आप आंसर्स बता देंगे, हमें करेक्ट बताना है। तो करेक्ट देखिए ये सभी आपके गलत है। ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन ए आपके करेक्ट है ना। क्यों? बिकॉज 10 ईयर ओल्ड ऐसे हाइपन देके लिखे जाते हैं। अब बताना है ये सिंबल जो है, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस सिंबल को हम लोग कहते हैं सेमीकोलन। क्या कहते हैं? सेमीकोलन। वही क्लोन रहता है तो यहाँ पे दोनों ऐसे रहते हैं, उसे क्लोन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। फुल स्टॉप तो आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क भी आपको पता है। देखिए आगे क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? आई विश आई डैश अ किंग। बताइए क्या होंगे यहाँ पे? आई विश आई डैश अ किंग। तो आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। आई विश आई वेयर अ किंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए क्या है? सी इज रियरली गुड एट कंफ्यूजिंग पीपल। बताएंगे इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हमें बताना है, नॉन फाइनाइट क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सनोज विल रिटर्न डैश अ वीक। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बताएंगे विद इन अ वीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। मतलब सनोज जो है कुछ ही सप्ताह के बीच में क्या हो जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया हम लोग से क्या कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब ही क्या होता है पहले ये जानेंगे। कॉल आउट का मतलब होता है किसी का नाम बोलकर पुकारना। तो आंसर्स क्या बनाएंगे यहाँ पे? टू साउट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, मतलब पुकारना, बुलाना, आवाज देना। करेक्ट। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। डैश यू एडमिट टू क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट। तो आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स यहाँ पे बनाएंगे हम लोग कि वुड यू एडमिट टू क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट। आंसर्स सी करेक्ट होंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आई कुड मैरी हर इफ आई डैश टू। आंसर्स यहाँ पे बनेंगे वांटेड। आंसर्स ए करेक्ट होंगे। आई कुड मैरी हर इफ आई वांटेड टू। राइट आंसर्स ए करेक्ट बताएंगे। पार्ट 2 में है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है क्या समीकरण जो है एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? एक्स की वैल्यू 2 बता देंगे, प्लस माइनस में हो जाएंगे। हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए सीधे से यहाँ पे दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी हमारे जो भाज्य संख्या है वो कौन है? तो 4 है। 2 और 4 में मल्टीपल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा मूल 3 हो तो उसका बहुपद क्या होगा? क्या होगा उसका बहुपद? उसका बहुपद होगा अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं क्या कि एक मूल जो है हमारे पास 3 है। एक मूल 3 है, मतलब यहाँ पे हम ए के बदले 3 रखते हैं प्लस बीटा इक्वल हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं। मतलब बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। जब अल्फा की वैल्यू 3 लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे दिए रखा है ना कि एक मूल 3 है, तो जब हम अल्फा की वैल्यू 3 लेते हैं तो बीटा की वैल्यू -3 आ रहा है। देन हम करेंगे यहाँ पे क्या कि हमें बताना है कि मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो एक आ रहा है 3 और दूसरा आया है -3, गुना करेंगे तो -9 आ गया। हमसे क्या बताना है? वो बहुपद क्या होगा, है ना। तो वो बहुपद क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। देखिए वो होता क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस होता है मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है और यहाँ पे एक्स होता है और प्लस में लिखेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा हमारा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। 0 एक्स रखेंगे तो 0 ही रह जाएगा यहाँ पे। प्लस में अल्फा इंटू बीटा अभी जस्ट मल्टीपल करें हैं तो माइनस में आ गया है, तो माइनस में हम लोग लिखेंगे 9, यानी लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर और माइनस में 9। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएंगे। एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाता है, यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई क्या हो जाएगी? हम मान लेते हैं तार की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है, तब आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h होता है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम यहाँ पे रखेंगे कि तार की त्रिज्या जो है 1/3 हो जाती है, तब
यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो नई त्रिज्या आएगी वो 1/3 हो जाएगी, ऊंचाई सेम रहती है, तो हमें बस रेशियो निकाल देना है। तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल काट देंगे, एच से एच काट देंगे। अब आर की वैल्यू है बस, तो आर 1/3 हो जाती है, तो 1 और यहाँ पे 1 ही रह जाएगा आर, मतलब आर का क्यूब कर लो, आर का स्क्वायर, और नीचे आर का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, आर स्क्वायर रहेगा, आर से आर कैंसिल, मतलब 1/, कितने आ गए 9 आ गए। तो हमारा जो एच का रेशियो आ गया वो कितना आ गया 1 और 9 के रेशियो में। तो हमें बताना था क्या कि यदि आयतन समान हो तो लंबाई हमें क्या हो जाएगी, तो लंबाई सीधे से यहाँ बता देंगे कि 9 गुनी हो जाएगी। आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर ए हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1/9 बच गया, तो एच का ही रेशियो बताना था, तो एच का हमें सीधे से बता देंगे कि वो एक दूसरे के कितने गुनी हो जाएगी, तो वो 9 गुनी हो जाएगी। अब हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं इसका बहुलक 6 दिया हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा बार टर्म 6 आए हुए हैं, तो एक्स का वैल्यू आपको बता देना है। तो आइए देख लेते हैं, 1 2 यहाँ पे 3 टाइम 6 आए हुए हैं, यहाँ पे 8 जो है 2 टाइम आए हुए हैं, मतलब ये कंफर्म है कि एक्स की वैल्यू भी क्या आएंगे, वो 6 ही आने वाला है, बिकॉज सबसे ज़्यादा टर्म जो आती है वो बहुलक की होती है। तो ऑप्शन नंबर आप डी बना लेंगे यहाँ पे। आगे दिया हुआ हमारे पास बहुपद 2x² - 5x + 3 के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात हमें बताना है। मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है, तो -b आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और a की वैल्यू क्या है तो 2, तो ये कितना आ गया 5/2। और गुणनफल क्या होता है, तो c/a होता है, c की वैल्यू कितना है 3 है, 3 और a का वैल्यू 2 है, तो आप ये 2 से 2 कैंसिल करोगे, मतलब रेशियो हमारा क्या बन गया 5/3 बन गया। तो आंसर कौन सा बताएंगे 5/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे दिया हुआ tan थीटा अपॉन सेक -1 प्लस tan थीटा अपॉन हो जाएगा सेक +1, यह किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं। tan और जो सेक है इसको हम लोग tan और सेक के रूप में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे चेंज करेंगे क्या कि tan थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा +1 प्लस हो जाएगा सेक थीटा, यदि हम लोग कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम तो हो जाएंगे हमारे पास, और नीचे हो जाएंगे हमारे पास सेक थीटा -1 और एक होगा सेक और प्लस में 1 होगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा तो होगा ही, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 सेक थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिखेंगे, है ना। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आप बताएंगे tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे tan तो रहने देंगे, 2 सेक रहने देंगे, इसके बदले tan स्क्वायर लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग tan थीटा इंटू हो जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से tan से tan कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया 2 सेक थीटा अपॉन में बच गया tan थीटा, तो tan और सेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस और कॉस, साइन और कॉस में, तो सेक का बदले क्या लिखते हैं 1/cos लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे sin/cos लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/cos थीटा और इंटू हो जाएगा cos थीटा अपॉन में आ जाएगा sin थीटा, तो cos से cos कैंसिल, मतलब 2/sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं cosec लिख सकते हैं। क्या ऐसा दिया हुआ है, तो अब देखेंगे कि यस यहाँ पे लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा आपके। आगे देखेंगे, कह रहे हैं क्या कि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 28 तथा बहुलक 16 है, तो हमें माध्यक बताना है। देखिए माध्यक का फॉर्मूला होता है क्या है, यहाँ पे माध्यक बराबर होता है कि बहुलक बराबर सीधे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मोड बराबर लिखते हैं कि 3 गुने माध्य का माइनस होता है 2 गुने माध्य होता है। तो हमारे पास दिया हुआ माध्य कितना 28 और बहुलक भी हमारे पास 16 दिया होता है, बहुलक 16, हमारे पास माध्य का निकालना है, तो 3 गुने यहाँ पे x निकाल लेते हैं क्योंकि यही फाइंड करने में, -2 गुने माध्य दिया हुआ 28, तो 28 दूने कितने होते हैं 56, और ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 16 और प्लस में यहाँ पे 56 लिख देंगे, इक्वल में 3x रह जाएगा हमारा, इसको इंक्लूड करेंगे 12 और ये हो जाएंगे 72 और इधर 3x है, तो ये 3 से काटेंगे 3 2 जा और 3 4 जा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 24, तो हमें माध्यिका निकल गई 24, तो आंसर क्या बताएंगे राइट आंसर डी होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 और 4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के कोणों का ज्ञात करना है कि कोण कितना कितना है। तो देखिएगा 2 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना 4 3 7 और 2 9, 9x बराबर टोटल कितने हो जाएंगे 180, 9 से काटेंगे तो कितने 20 टाइम में आएंगे। हमें बताना है त्रिभुजों का कोण, तो एक हो जाएगा 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौके 80, क्या ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि यदि
4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल 0 है तो क्यू का मान अंशों में हमें बताना है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 दिया हुआ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम लोग साइन को क्या लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ओके, और माइनस में 4x और प्लस में 1 इक्वल 0 लिख लेंगे, ओके। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को हम लोग गुणनखंड बना लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस में 2x लिखेंगे, माइनस में 2x लिखेंगे, प्लस में 1 इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन कर लेते हैं इस दोनों में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2x कॉमन करिए तो ये बचेगा x माइनस हो जाएगा 1, 2x हो जाएगा ना यहाँ पे 2x माइनस 1, और यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे माइनस करके 1, तो ये बचेगा हमारे पास 2x और माइनस 1, ओके, इक्वल 0। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितने आ जाएंगे हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल 0, मतलब x की वैल्यू आप बता दोगे 1/2 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/2, और दूसरे में भी निकालेंगे तो सेम 1/2 ही आएगा x की वैल्यू, है ना। तो आपने देखा दोनों दोनों समय जो है हमारे क्या आ गया 1/2 ही आया है। 1/2 जो आता है हमारा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यदि 1/2 आ गया तो वो साइन ही तो है ना जो 1/2 आया है, x का वैल्यू जो हमारा साइन है, तो 1/2 साइन में किसके वैल्यू के बराबर आता है, तो आप बताएंगे साइन 30 के बदले आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री, मतलब साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो वो थीटा की वैल्यू हमारा कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। आगे देखिए, सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है, इसे किस रूप में कहा जाता है, तो आंसर बता देंगे इसे एक अभिधारणा के रूप में कहा जाता है, आंसर डी करेक्ट बताइएगा। आगे दिया हुआ कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श करती है तो युग्म खींचे जाते हैं, तो हमें बताना है तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले बनाते हैं उसका फिगर को, ये एक हमारे पास वृत्त है, यहाँ से टेंजेंट लाइन खींचा गया है, ओके, यहाँ से ये आपको पता है 90 डिग्री पे होता है, ये भी 90 डिग्री पे होता है, ये एक लाइन खींची गई है जिसमें इसका वैल्यू क्या नाम है P है, और इसका है R, और इसका वैल्यू है Q। जो आपके पास क्या दिया रहा है, ये 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपके पास ये रेडियस दिया हुआ है 5, मतलब ये दोनों 5 ही होगा, क्या ये नहीं निकल जाएगा हमारा, तो आप बताएंगे बिल्कुल। ये हमारा जब हाइपोटेन्यूस हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल में जब आपके पास निकल गया है परपेंडिकुलर, जब आपके बेस, तो हाइपोटेन्यूस निकालने में क्या है, हाइपोटेन्यूस इक्वल होता है आपका, हाइपोटेन्यूस से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे कि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बेस का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे निकालेंगे परपेंडिकुलर और बेस का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आ गया है ये हाइपोटेन्यूस आ गया दोस्तों। तो इसको फाइंड करने के लिए, बिकॉज ये तो हमारे पास ऑलरेडी दिया है, ये है ना, ये ना परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस तो मेरे सामने है, तो ये घट जाएगा यहाँ पे, है ना, तो इसको घटा लेंगे हाइपोटेन्यूस में से, ये हमारे पास निकलेगा दोस्तों पी निकालना है हमें, है ना। ये हमें, ये तो हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, हमने गलत बोल दिया, ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ, हमें पी निकालना मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस में से बेस घटाना, हाइपोटेनस कितना है 13, 13 का करोगे तो 169 माइनस वो कितनी दी हो 5, 5 का 25 घटा लेंगे तो कितना 144 आ जाएगा, 144 कितना गया आता है 12 का, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 12 आ गया। तो जब हमारे पास 12 आ गया है, हमें निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे पहले देखिएगा, हम लोग पहले निकाल लेंगे क्या, जो हमारे पास ये जो था, हमें इसका नामकरण O था, इसका नाम P था, इसका Q और इसका R था, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए पहले हमने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए 1/2 आधार, आधार क्या है 5 और गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितने हो जाएंगे, तो जो अभी हमने निकाला है 12 वो, इसे काटिए कितने 6 आ गए, 6 5 30, 30 तो इसका आ गया और ये 30, तो दोनों की कितना हो गया 60, बस आंसर आपके पास आ जाएंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर को खरीदता है जिससे वर्ष के अंत में 8% का लाभ मिलता है, यदि कुल लाभांश 300 रुपया है तो वह कितने शेयर खरीदे हैं, कितने शेयर के खरीदे हैं, तो हम मान लेते हैं कुल शेयर की संख्या x है, तब हम करेंगे कि जब हमारी कुल संख्याओं की कुल शेयरों की संख्या x है, तब 10 रुपये प्रति शेयर में कुल शेयर की कीमत कितने हो जाएंगे 10x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो 10x है वो 8% के शेयर पे दे रहा है, तो 8/100 हो जाएगा, इक्वल कितने के बदले है, तो ये 300 के बदले है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ये 8 से तो कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल कर देंगे, तो x इक्वल आप सीधे लिखोगे क्या कि 300
इंटू हो जाएगा 10 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 8। इसको हम लोग काटेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे, यह 2 से काट सकते हैं, 2 चौके और 2 से 5 टाइम में। इसको फिर काट सकते हैं हम लोग 4 से, तो 4 सत्ते 28 और 2 4 25 20, यानी 75 और 5 में गुणा कर लोगे तो कितने आएंगे 375 आ जाएंगे। ये 375 जो एक्स हमने माना था वो आ गया। तो ऑप्शन नंबर आप दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे आपके। आगे कह रहा है बिंदु दिया हुआ ए बी सी, तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चंस रहेगा ही। तो इसको बनाने का क्या फॉर्मूला है, पहले तो त्रिभुज का फॉर्मूला आता है क्या, तो 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि x1 और ये होता है y2 माइनस y3, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1, प्लस में लिखेंगे x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। बस इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स का वैल्यू आपको पता होगा, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1, ये y2, ये y3 है। तो इसमें आप कोई वैल्यू आप बताने की जरूरत नहीं, सभी आप बस इस पे पुट कर लो। ओके, सभी को आप पुट कर लोगे, आपके आंसर्स आएंगे ही कंफर्म। देखिए यहाँ पे हम पुट करते हैं 6 और ये 0 में से 8 घटा लो, प्लस में x2 कितने हैं 4 है, चलिए 4 यहाँ पे, और y3 8 है, में से 0 y1 घटा लो, प्लस में x3 कितने हैं 16, और 0 में से 0 घटा लो तो 0 ही तो बचेगा, सीधे 0 लिख देंगे। चलिए आगे इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1/2, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6 इंटू माइनस में 8 और प्लस में 4 और इंटू 8 बचेगा, क्योंकि उधर 0 बच जाएगा। 1/2 ये करेंगे इंटू 16, इसे काटेंगे तो कितने 8, यानी हमारा जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब बताइए ये जो चतुर्थांश कहाँ पे होगा, आपको चतुर्थांश का आइडिया होगा, ये फर्स्ट में होता है, ये सेकंड में, ये थर्ड होता है दोस्तों, और ये फोर्थ होता है ना। देखिए आपको पता है कि ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई एक्सिस है। जो यहाँ पे प्लस का इंडिकेट करता है, ये माइनस का इंडिकेट है, ये भी माइनस इंडिकेट, और ये प्लस का इंडिकेट करता है। ओके ना। अब हमसे क्या पूछा है, पहले माइनस मतलब एक्स, पहले माइनस मतलब इधर में है कोई, ओके, और फिर प्लस मतलब इस एरिया में है, इसी एरिया में है, तो ये एरिया को क्या बोलते हैं सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा आपका। देखिए आगे कह रहा है क्या 6 tan² थीटा माइनस 6/cos² का मान क्या होगा, ये आपको बतानी है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं 6 tan² का क्या हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन तो आपको दिख रहे हैं 6 tan² लिख देते हैं यहाँ पे 6 tan² माइनस 6/cos², यही है हमारे पास। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग 6 को कॉमन कर ले तो हमारे पास क्या बचेगा tan² माइनस में 1/cos² बचेगा, ये बचेगा। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास कॉमन है ही, क्या हम लोग tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर में ही है, माइनस 1/cos² रहेगा ही। अब एलसीएम ले लेते हैं तो cos² रहेगा। अब देखिए ये cos² है तो sin² माइनस में 1 और इंटू 6 है, तो sin² माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos² लिखते हैं ना, तो ऊपर में भी cos² नीचे भी cos² कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गए, ये आ गए 6। और एक और बात बताते हैं कि 1 जो आता है हमारे पास यहाँ पे जो माइनस में आ गया है, तो आंसर्स हमारे भी क्या आ जाएंगे, वो भी माइनस में आ जाएंगे। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सब बता दोगे, -6 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा -6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, और सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, तो 4 है। महत्तम समापवर्तक करने का मतलब है कि दोनों का HCF बताना है, दोनों का कॉमन फैक्टर, तो ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब हमारा ऑप्शन बनेगा सी करेक्ट। आगे है क्या cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस 3 cot थीटा प्लस हो जाएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 3 tan थीटा का मान हमको बताना है कि कितना हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, बाई प्रोसेस आपको बनाने ही पड़ेंगे इसको दोस्तों को, ठीक है, या तो cot को tan में चेंज कर लो या tan को cot में चेंज कर लो, जिसमें आपको चेंज करना है, एक रेशियो में कर लोगे तो काटना आसान हो जाएगा, नहीं तो दोनों रेशियो में भी रख के आप बना सकते हो, इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे एलसीएम ले लो इसको, तो यहाँ पे देखेंगे और ये देखिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखिए cot थीटा माइनस में cot 3 थीटा और इंटू में यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा माइनस में 3 cot थीटा, यहाँ tan थीटा आप समझ रहे हैं। ओके अब देखिए ये जो है ये इससे कट जाएगा, तो इससे और इसमें मल्टीपल कर देंगे हम लोग, करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि cot थीटा इंटू में हो जाएगा tan थीटा और माइनस में लिखेंगे हम लोग 3 tan थीटा, ओके,
प्लस में है तो प्लस। अब देखिए इससे ये कैंसिल होगा ना, तो इससे और इसमें मल्टीपल करेंगे तो सेम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा और इंटू में लिखेंगे cot थीटा माइनस 3 cot थीटा, इतना तो लिखेंगे। चलिए इसको आगे लिखिए, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं उतना बन पा रहा है इस कारण हम नहीं लिख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और कोई कारण नहीं। देखिए दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम लोग कि जब मल्टीपल करेंगे cot थीटा इंटू हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक, माइनस में लिखेंगे cot थीटा और इंटू हो जाएगा tan 3 थीटा, प्लस में हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा। आप समझ रहे हैं tan और cot का मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आने वाला है। माइनस में हो जाएगा tan थीटा इंटू cot 3 थीटा, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा हमारे पास cot tan, मतलब इसको काटोगे ना तो सेम 1 ही आने वाला है, ऑप्शन आपके 1 आएंगे, है ना। तो इसे बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। आप बोलिए यदि नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में इसके एक अलग वीडियो बना देंगे, ओके। देखिए शॉर्ट्स के तौर पे दो परिमेय संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बराबर है तो संख्याएं आवश्यक ही होंगी, क्या होंगी बताइएगा, वो आवश्यक ही समान होंगी। आंसर्स ए करके बताएंगे। यदि बहुलक माइनस माध्यिका 12 है तो हमें माध्यक माइनस माध्य बता देना है कि क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले बहुलक है ना, तो यहाँ पे बहुलक रखिए, बहुलक माइनस माध्य बराबर 12 दिया हुआ है। क्या आपको बहुलक बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 और प्लस माध्य लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए सूत्र हम लोग के पास क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का, होता है ना, माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य होता है। चलिए तो बस यहाँ पे हम लोग वही करेंगे क्या कि 3 गुने माध्य का, ये 3 गुने माध्य का माइनस में हो जाएगा 2 गुने माध्य बराबर हो जाएगा बहुलक बराबर हमारे पास यहाँ पे है ना, बहुलक बराबर लिखिए कि 12 और प्लस माध्य का, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे माध्यिका अकेले है, यहाँ पे 3 गो है, तो ये आके इधर घटेगा मतलब 2 गो हो जाएगा ना। तो आप बताओगे कि यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा माध्यिका और यहाँ पे भी 2 है, कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा मध्य, है ना। यहाँ पे मध्य याद रखेंगे, इक्वल कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे 12 हो जाएंगे। ये 2 से काट सकते हो 6, मतलब माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितने आ गए हमारे पास, 6 आ गए। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ए करेक्ट बताइएगा। यदि घन की मात्रा 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये इसके किनारे की लंबाई, देखिए घन का यदि आपको आयतन याद होना चाहिए, क्या होता है भुजा क्यूब, कोई भी अल्फाबेट का भुजा क्यूब आप लिख दो, ठीक है, हमने एल क्यूब लिखा है, उसे कोई परेशानी नहीं। तो भुजा क्यूब होता है ये 1728 बताए दोस्तों, यह 12 का स्क्वायर क्यूब रूट होता है। 12 के 3 बार गुना करोगे ना 1728 आता है, तो सीधे आप नहीं बता दोगे कि यह 12 हो जाएगा, 12 गुने 12 गुने 12 3 बार करेंगे। बहुलक का सूत्र आपको याद करने तो होंगे, और बहुलक का सूत्र आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, एल प्लस होता है F1 माइनस F0 अपॉन होता है 2F1 माइनस F0 माइनस 2F इंटू एच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेंगे आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण 16 है तो दूसरा विकर्ण हमें बताना है कि क्या। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। देखिए कितना सिंपल में ये बनेगा हम लोग से। तो देखिए पहले से दिया हुआ हमारा एक क्षेत्रफल 240 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2, पहला विकर्ण कितना है 16 और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है डायगोनल। तो आप देखिए क्या ये कटने वाला है, तो आप काटेंगे 2 से 8 टाइम यस, ये 8 से कटेगा यस, 8 3 24 मतलब 30 आ गया हमारा दूसरा डायगोनल जो आ गया वो कितना आ गया 30। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ए करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि दिए गए आंकड़े में 35 हटा दिया जाए तो 30 34 35 36 37 38 39 40 का माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी, हमें बताना है कितनी बढ़ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कितनी बढ़ जाएगी। आपका माध्यिका निकालने के लिए पहले तो टर्म काउंट करने होंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कैसा है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या कहते हैं n अपन टू टर्म और प्लस होता है n अपन 2 और प्लस 1वां टर्म, यही ना होता है, अपन में 2 होता है। तो लिखिए यहाँ पे n अपन 2 कहने का मतलब है ये चौथा टर्म, ये 4 1 5, तो चौथा और प्लस 5वां का इंक्लूडेड जो टर्म आएगा, चौथा और 5वां असेंडिंग ऑर्डर में पहले कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है। तो देखिए चौथा टर्म कौन सा है, 1 2 3, चौथा टर्म क्या है 36 और प्लस पांचवा टर्म को क्या है 37, अपन में 2, दोनों को ऐड करिए 7 6 13, 3 3 6 1 7 बटे 2 मतलब 73/2 आ गया हमारा। 73/2 को ब्रेक करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 36.5। बट हमें ये नहीं बताना था
ये बता रहा है कि कितना माध्यिका बढ़ जाएगी, ये हमें बताना है ना। अब देखिए कह रहा है कि 35 हटा देने पे, ये तो हो गया ये करने पे, अब 35 कह रहा है उसमें से हटा दो। चलिए ये याद रखेंगे, सभी के इंक्लूडेड कितना है 36.5। अब हम 35 हटा देते हैं तो एक यहाँ पे है और भी कहीं है क्या, बस एक ही जगह है। अब देखिए तो टोटल हमारे टर्म कितने हो गए, 7 हो गए क्योंकि टोटल 8 थे। अब देखिए एक विषम संख्या आ गया, जब विषम संख्या आ गया तो माध्यिका बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं, 2 और 2 4, 2 6 2 7। देखिए यहाँ से ये 3 टर्म काट दो, यहाँ से भी 1 2 और ये 3 टर्म काट दो, मतलब ये जो आपके आ जाएंगे वो माध्यिका हो जाएंगे। तो ये एक जो आ गया 37 और पहले जो हमने मंगाया था वो 36.5 हो गए। अब इसमें से घटा लो तो 0.5 और यहाँ से घटाओगे तो 0, मतलब आंसर्स क्या आ गए हमारे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि मशीन का अंकित मूल्य कितना है 6800 है तथा उस पर 10% की छूट उपलब्ध है। दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5202 में बेच देता है, तो अतिरिक्त छूट कितने प्रतिशत का था ये हमें बताना है। तो कितना का छूट था, देखिए 6800 में बेचता है ना, ठीक 6800 में वो सेल कर देता है, कितना का 10% का डिस्काउंट, मतलब सीधे लिखेंगे हम लोग 90/100। और उसको कितना की छूट दिया जाना चाहिए था तो हमें नहीं पता, तो 100 माइनस डिस्काउंट अपन 100 लिख सकते हैं। वो कितना में मिल जा रहा है, तो 5200 में मिल जा रहा है, 5202 में, इसी के बराबर लिखेंगे ना। चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि 5202 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 68। अब देखिए ये गुणा यहाँ पे 10 गुणा हो जाएगा तो हमारे पास 100 और माइनस डी है ना, ये भी हमारे पास गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा 9। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, इसको काट दीजिएगा आप, ये कटेंगे ही, ठीक है ना, 9 से 9 5 45 कट रहे हैं आपके, तो इसको काटिएगा तो आपके पास डी की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएगी, डी माइनस 100 का वैल्यू आ जाएगा 85, मतलब इसको जाके घटा लोगे तो हमारे पास डिस्काउंट जो आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, बिकॉज हमने तो 100 है, यहाँ पे 100 है ना, तो ये जाके इधर घटेगा, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, डी का वैल्यू 15 क्योंकि ये 100 है ना हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे कि 100 माइनस डी इक्वल आ रहा है 85, तो हमें डी का वैल्यू कितना होगा 100 माइनस 85, 15 आएगा, यानी दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो कितना प्रतिशत का होगा, वो होगा 15%। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। पार्ट 3 साइंस का है, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत है, तो आंसर बताएंगे 0.03% है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 बोल सकते हैं, लगभग 20.95 है तो 21 बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। इनमें कौन सबसे सक्रिय धातु है, सबसे सक्रिय बाई ऑप्शन बताइए, सबसे सक्रिय धातु कौन है इसमें, आंसर बताएंगे इसमें लोहा है ना, ऐसे तो आपको पता है पोटेशियम सबसे ज्यादा है सक्रिय। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, कितने डिग्री ताप पर पिघलेगा टंगस्टन, तो आंसर बता देंगे यह पिघलेगा 3422 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट इसी का बना होता है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, वह कहलाती है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहलाती है। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है, बताइएगा कौन है मानव का उद्भव स्थान, जहाँ से उद्भव हुआ है मानव, तो आंसर बताएंगे अफ्रीका, ऑप्शन बी बताएंगे। एम और 4m द्रव्यमान को दो वस्तुएं समान गति ऊर्जा में चलायमान हो तो उसका वेग का अनुपात क्या होगा, वेग का अनुपात क्या होगा, तो आपको पता है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ mv² होता है ना, तो बस v का स्क्वायर कर दिए, मतलब इधर सीधे आप बता दोगे कि हम लोग बताएंगे m1 अपॉन m2, यहाँ पे हाफ ऑफ तो कट जाएगा, हाफ ऑफ अपॉन हाफ ऑफ तो कट जाएगा ये, अब mv² है तो m तो यहाँ पे आपका काट दिए, v² करने का मतलब है कि v कितना है, तो हमारे पास एक जो है m है और दूसरा जो है 4m है, तो यहाँ पे रखेंगे m और अपॉन में 4m, m भी कैंसिल हो जाएगा, v², यहाँ पे स्क्वायर रूट चलेगा मतलब 1 और यहाँ पे 2, ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, राइट आंसर सी बन जाएंगे। एक बालक अपनी घर से पूरब दिशा में 100 मीटर की दूरी जो है 50 सेकेंड में तय करता है, अपनी दिशा बदल लेता है, पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में वापस घर अब आ जाता है, तो उस बालक का औसत वेग कितना हो जाएगा, तो देखिए टाइम तो उसने टोटल 100 लिया, लेकिन कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है 0, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट, जा तो रहा है फिर वापस आ जा रहा है वहां पे, तो ये 0 डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
पत्ती के किनारे के साथ पानी की बूंदे के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वह कहलाता है गुटेशन। क्या कहलाता है? गुटेशन कहलाता है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। बताइएगा लाइम जल क्या है? लाइम जल क्या है यहाँ पे? तो लाइम जल आप बता देंगे CaOH का होल ट्वाइस। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। ये लाइम जल है ना। बुझा हुआ चूना कौन है बताएंगे? तो बुझा हुआ चूना को ही लाइम जल कहा जाता है। तो आंसर यही भी बुझा हुआ चूना को ही बोलेंगे। क्विक लाइम कौन है? तो क्विक लाइम ये है CaO बोला जाता है। संगमरमर कौन है? संगमरमर CaCO3 है। कैल्शियम क्लोराइड कौन है? CaCl2 है आपका, है ना। कैल्शियम सल्फेट पूछे तो CaSO4 है, CaSO4 है। विट केयर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किए थे? कितने मानदंडों का उपयोग किए थे? तो आंसर बता देंगे टोटल 5 का किए थे। राइट आंसर डी करेक्ट बता देंगे। और वो 5 कौन कौन थे जो वर्गीकरण में उन्होंने बांटा था? तो 5 था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया था। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या उपयोग किया जाता है? जिसमें पराध्वनि तरंगे को उपयोग किया जाता है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। जैल मिश्रण क्या है? जैल मिश्रण क्या है? तो जैल मिश्रण आप बता देंगे। जैल मिश्रण जो है ना एक ठोस तथा द्रव का मिश्रण है। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी द्रव तथा ठोस का मिश्रण है जैल मिश्रण। देखिए आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा तरंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है? कौन सा है बताएंगे? तो बताएंगे लाल रंग। आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कौन है? लाल रंग। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है? ज्यादा। लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। 3 प्रतिरोध चित्रानुसार दिए गए एबीसी में जोड़े गए हैं। तो ए बी के सिरे के बीच जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें बता देना है। तो क्या हो जाएगा? अब खुद देखिए यहाँ पे कि ये 60 है और प्लस 100 कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे 160 ओम हो जाएंगे। 160 ओम है। अब तो हमें ऐसे बनाने होंगे 40। अब इस कैल्शियम ले लोगे तो कितने हो जाएंगे? 60 ही तो हो जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास ये कितने? 40। तो ये कितने लिख सकते हैं हम लोग? तो 40 और 41 हो जाएंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे जो हमारे पास आ गए हैं, क्या हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? एक जोड़ के और एक घटा के लिखते हैं। तो यहाँ जोड़ के नहीं, एक यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएंगे 200। क्या इसको जीरो से जीरो काट सकते हैं? क्या ये जीरो से जीरो कटेगा? 2 से इसको काट सकते हैं 2 टाइम में। 16 दूना 32 यानी कितना आ गया हमारे पास? 32 ओम आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर सी बताइएगा। सभी कैसेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या होती है? सभी कैसेरुकियों का एक सामान्य विशेषताएं बताएंगे क्या होती है? तो आंसर बताएंगे इसका सामान्य विशेषताएं होती है कि इसमें सर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है कि जियोटोरिपिज्म पौधे की किसके प्रति प्रतिक्रिया है? किसके प्रति प्रतिक्रिया है? तो आंसर बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। आगे देखेंगे कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आंसर बताएंगे तमिलनाडु में। आंसर डी होगा। इथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? इथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन बताएंगे क्या कहलाता है? तो आंसर बताएंगे टॉलेंस रीजेंट कहलाता है। टॉलेंस रीजेंट कहलाता है। आंसर सी करके बताएंगे। MAS1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किसकी है मुक्त प्रजाति बताइएगा? तो आंसर बता देंगे ये है आपका सोयाबीन की। किसका है? सोयाबीन का। ऑप्शन बी करके बताएंगे। देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? वस्तुएं क्या हो जाती है? कि ठंडी हो जाती है। ऑप्शन ए बताएंगे। अब देखिए पार्ट 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आप लोग देखे होंगे RRR मूवी, बस उन्हीं पे रिलेटेड है। अल्लूरी सीताराम राजू बताइएगा। तो आंसर बता देंगे यह थे आंध्र के आदिवासी नेता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे आंध्र प्रदेश के। G77 की स्थापना कब किया गया था? G77 का स्थापना तो आंसर बताएंगे 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में किया गया था G77। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक एक जो है खाद्य फसल नहीं है? कौन है खाद्य फसल नहीं है? तो आंसर बताएंगे कपास जो है खाद्य फसल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन से कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है। तो आंसर्स क्या बताएंगे? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग से कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है
बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर के जनसंख्या घनत्व हमें बताना है कि कितने रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है बिहार में वो कितना है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में 1106 व्यक्ति रहते हैं। सबसे अधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में सबसे कम, तो आंसर क्या बता देंगे, राइट आंसर डी होगा, सिक्किम में सबसे कम। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में। राइट आंसर ए करेक्ट बताएंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, आंसर्स बता देंगे, राइट आंसर ए 1600 ईस्वी में हुआ था। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं, आंसर ए करेक्ट बताएंगे। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड 1984। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है टोटल, मुख्य न्यायाधीश को जोड़ लिया जाए तो टोटल कितने हो गए, 34। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे। राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे है बताएंगे, तो आंसर्स बता देंगे, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान। राणा सागर बांध चंबल नदी पे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, 21 का संबंध बता दें आपको, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहला संथाली कौन थे जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, तो आंसर बता देंगे, वो थे तिलका माझी। कौन थे, तिलका माझी। आंसर सी बताएंगे। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ है, तो आंसर बताएंगे दरभंगा। राइट आंसर बी बताएंगे, दरभंगा में है। देखिए आगे, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसे किस रूप में जानते हैं, तो आंसर बताएंगे, उसे वर्तमान प्रति के रूप में जानते हैं। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, बताइएगा कहाँ पे है, तो आंसर बता देंगे स्विट्जरलैंड में है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, ऑप्शन बेसिस स्विट्जरलैंड। जेरू जेरूजलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे, तो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो आंसर बता देंगे, यह थे दोस्तों आपके पोलैंड। आंसर बी बताएंगे, कहाँ के थे, पोलैंड के, है ना। राइट आंसर बी करेक्ट बताएंगे। देखिए, राष्ट्र संघ किसी संविधान के द्वारा बनाया गया था, किस संविधान के द्वारा बनाया गया था, तो आंसर बता देंगे, ये बनाया गया था वर्साई की संधि के द्वारा। राइट आंसर ए करेक्ट बताएंगे। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, बताइएगा क्या नाम था, तो आंसर बताएंगे, इसका नाम था डॉयचे मार्क। क्या नाम था, डॉयचे मार्क नाम था। आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। जर्मनी का वर्तमान में क्या है, यूरो है मुद्रा, ठीक है। देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो हम लोग का सेक्शन नंबर 5 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। देखिए ये फादर लिखा हुआ है, उसमें हमें बताना है कि अक्षर उस स्थान पर है जो वर्णमाला के क्रम में भी है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन से स्थान, 1 2 3 4 1 5, पांचवें नंबर पे ई आता है, पांचवें नंबर पे है, यानी ऑप्शन नंबर डी करके बता दीजिएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसे रोकिए और वीडियो को पॉज करके और काउंट करिए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करिए, है ना। फिर ये आप बता दोगे 7, फिर ये बता दोगे 8, फिर ये हो जाएगा 9, ऐसे करके टोटल काउंट करेंगे तो आपको त्रिभुजों की संख्या जो निकल जाएगी वो टोटल 12 आएंगे वाली है। आंसर डी करेंगे बताइएगा। कह रहा है कि बाघ, जंगली जानवर एवं गाय के बीच में कौन सा संबंध आकृति को दर्शाता है, कौन सा आकृति को दर्शाएगा, तो आप बता दोगे क्या कि बाघ तो होगा, वो जंगली जानवर भी है बट गाय अलग है एकदम से, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आने वाली है, ड्रॉ को वर्ड लिखते हैं तो ट्रैप को क्या लिखेंगे। देखिए ये कैसे लिखा गया है, डब्ल्यू से शुरू किया गया, फिर ए, फिर आर, फिर तो हम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे लास्ट से, पहले पी, पहले पी फिर ए, पी ए, यहाँ पे है ये गलत ये गलत ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। श्रृंखला में बताना है आगे क्या आने वाली, 2 4 6 8 10 तो 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। दिए गए में कौन सा लुप्त है, बता दीजिए कौन सा लुप्त है, क्या फुलफिल होगा यहाँ पे, 36 45 105, है ना। बताइएगा क्या होगा यहाँ पे, तो बताएंगे 36, है ना। और यहाँ पे 12 और 3 में गुना करेंगे तो 36 आएगा, वैसे ही 5 और 9 में गुना करेंगे 45, तो यहाँ पे 7 में किससे गुना करेंगे, 15 7 105 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है कि निर्देश करना है ए बी सी डी ई एफ, 6 मित्र एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, घेरे में। ए
डी और बी के बीच में है, एफ सी और ई के बीच में बैठा है, बी सी के बाईं और तीसरे पे बैठा है, ए बी के ठीक दाईं बैठा है, तो ए के बाएं चौथे कौन बैठा है ये हमें बता देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि सर्कल में बैठा हुआ है। अब देखिए सर्कल में भी एक दूसरे के जस्ट सामने सामने बैठा, पहले हम लोग ए को बैठा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग डी को बैठा लिए, जस्ट इसके बाद हम लोग बैठा देते हैं सी को। ओके, अब देखिए जस्ट इसके सामने सामने जो जो बैठे हैं, ए के जस्ट सामने कौन बैठा हुआ है, तो ए के जस्ट सामने एफ बैठा हुआ है, यहाँ पे एफ। फिर डी के सामने कौन बैठा हुआ है, डी के सामने आप देखोगे तो डी के सामने ई है आपके पास। ओके, और सी के सामने जो बैठा देंगे ये है हमारे पास बी। हमसे क्या पूछा है, ए के दाएं चौथा, ए के दाएं चौथा कौन है, तो एक दो तीन चार कौन है, ई, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ, अगले दिन उसने उस वरिष्ठ लिपिक की मेज पर भेज दिया जो उस दिन छुट्टी पर था। वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदन को डेस्क अधिकारी को भेजा। डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का जो है निस्तारण उसी दिन शनिवार को कर दिया। अव्वल क्लर्क का आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ था, किस दिन प्राप्त हुआ था, तो आंसर बता देंगे यह बुधवार को हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। यहाँ पे दिए गए श्रृंखला में हमें बताना क्या है, प्रश्नवाचक पे क्या आएगा, सन को यू आर आर डब्ल्यू ओ भी, तो आगे क्या आने वाला है देखिएगा, एस से यू, एस से यू गया कितना बढ़ा है, तो आप बताओगे 2, 19 2 21, 21 से 18, तो आप देखिए 3 घटा, फिर 14 से 18, फिर आपका 4 बढ़ा, तो 3 2 3 और 4 देखें, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो वैसे ही आगे भी देखेंगे क्या वैसा ही फुलफिल कर रहा है। तो आप देखेंगे डब्लू, डब्लू से पहले हमें क्या करना है, बढ़ाना है 2, तो 23 और 2 25, मतलब वाई से स्टार्ट होने वाला 2 ऑप्शन है। देखिए वाई तो हो गया, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे ये घटा है और वो कितना 3 घटा है, तो 3 घटा दो यहाँ से, 15 में से 3 घटा होगे तो 12, 12 पे क्या आता है एल, यानी वाई एल एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर डी करेक्ट। देखिए जीपी 3 6 12 24, यहाँ तक 384 में कितने पद है ये हमें बता देना है। तो कितने पद हो जाएंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ए दिया हुआ है 3, ओके, डिफरेंस कितने दिए हुए हैं, तो डिफरेंस यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 6 और बटे 3, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया हमारे पास। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे जीपी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ए आर के पावर हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस वन, एन माइनस वन, वो कितना दिया हुआ 384 दिया हुआ है ना। चलिए इसे सॉल्व करते, ए हमारे पास 3 है, आर कितना आ गया है 2 के पावर एन, एन माइनस वन लिखेंगे हम लोग, और इक्वल कितना है 384, 384 को हम लोग 2 के पावर 7 लिख सकते हैं, 2 के पावर 7। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 जो आ गया हमारे पास, 3 से यदि हम लोग काट देते हैं तब 2 के पावर 7 आएगी इसको, है ना, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 2 जा और 3 8 जा 128 को हम लोग 2 के पावर 7 लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया एन माइनस वन इक्वल 7 आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये जाके उधर जुट जाएगा, मतलब एन की वैल्यू 8 आ गया, तो वो कितने टर्म है 8वां टर्म है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। अब देखेंगे छठा जो सेक्शन आता है पार्ट नंबर 6 जनरल हिंदी का, कह रहा है कि मंद हंसी मुखचंद चुन्हाई में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आंसर बता देंगे, इसमें अलंकार जो है रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, है ना, कौन सा है रूपक अलंकार है। यहाँ पे जो है उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाए वहाँ पे क्या होता है रूपक अलंकार होता है। आगे कह रहा है कि जो भाव केवल अल्पकाल एक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है, उन्हें कहते हैं हम लोग संचारी भाव, क्या कहते हैं उन्हें, संचारी भाव कहते हैं। अस्थाई भाव, अनुभव और विभव आपको पता होगा। देखिए तो बता देते हैं अनुभव क्या होता है, अनुभव आश्रय की बाह्य शारीरिक जो चेष्टा अनुभव कहलाती है ना। अस्थाई भाव क्या कहलाता है, अस्थाई भाव सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से निवास करते हैं। विभाव क्या कहलाता है, तो विभाव अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि यज्ञशाला में कौन सा समास है, यज्ञशाला में बताएंगे कौन सा समास है, तो आंसर बताएंगे यज्ञशाला में तत्पुरुष समास, राइट आंसर सी बताएंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो आंसर बताएंगे इसमें श्लेष अलंकार है। समास जो है कितने प्रकार के होते हैं, समास बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो होते हैं आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष,
कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, है ना। टोटल कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताओगे समास के जो है टोटल 7 प्रकार होते हैं। आंसर सी करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है? ओज नामक काव्य गुण बताएंगे किस में है? तो आंसर बताएंगे आरावली श्रृंगसार समुद्रत शेर किसका। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका बता दे ओज नामक काव्य गुण है। राइट आंसर ए करके बताएंगे। कह रहा है कि शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य वर्ण से दूना समय मिलता है ना, उसको क्या कहते हैं? जो दूना समय मिलता है उसे कहते हैं गुरु। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, उसे गुरु कहते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पदबंध। आंसर से बताएंगे। कवित वर्णित छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं बताएंगे? तो आंसर्स बता देंगे। कुल वर्ण होते हैं इसमें 31। आंसर्स डी करके बताएंगे 31 होते हैं, है ना। देखिए निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखते हैं। पुलाव बहुत लाजीज है, सही है। इसके बाद वे वापस लौट आए, बिल्कुल गलत। राम ने श्याम पर कठोर कुठारा घात किया, गलत। इस समय उनकी आयु 40 वर्ष की है, बिल्कुल गलत है। यानी आंसर हम लोग का क्या मिला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल गया आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पम जोड़ चम। आंसर बनेंगे राइट आंसर बी पंचम। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इनमें से शब्द शक्ति हमें बताना है। कौन है शब्द शक्ति? तो आंसर बताएंगे व्यंजना। आंसर ए करके बताएंगे। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, उपयुक्त पंक्ति कौन से अलंकार है? तो आंसर बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर से बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना कल्पना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। के कारण रवि बोला जनु टूटे मोतिहन के माला। अलंकार बताइए कौन से अलंकार है? तो आंसर बताएंगे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। आंसर बी करेक्ट। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग विधेय। आंसर सी बताएंगे। यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गोत्र। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। आंसर सी बताएंगे विरोधाभास अलंकार। किस काव्य में असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? किसमें होता है? तो आंसर बताएंगे भाववाच्य में। आंसर बी बताएंगे भाववाच्य। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। आंसर क्या बोलेंगे? डी करेक्ट। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा है बताएंगे? तो आप देखेंगे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये यहाँ पे अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होना चाहिए था? खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये होना चाहिए था। तो आंसर हम लोग का सी करके बता दीजिएगा। आगे कह रहा है रूपक हमें ढूंढना है। तो रूपक अलंकार कौन है बताएंगे? देखिए रूपक जो है यहाँ पे आपका शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। यहाँ पे तो रूपक अलंकार हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे है क्या? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ बताएंगे बहुत अलग रहना, कोसों दूर भागना। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए रोटी कमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रोटी कमाना। तो आंसर बताएंगे जीविकोपार्जन करना, जीविकोपार्जन से भागना, जीविकोपार्जन नहीं करना, जीविकोपार्जन प्राप्त नहीं करना। तो आंसर बताएंगे जीविकोपार्जन करना। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे हम लोग का गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन पढ़ना है। भारत माता को हम नमन करते हैं, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन सीधे रीड करते। क्या है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बस हमसे उपसर्ग पूछा गया, तो इस गद्यांश से मतलब ही नहीं है हम लोग को। क्या? देखिए प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है बता दीजिए। कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो आप बताएंगे प्रति है ना। आपको पता है उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो आंसर हम लोग का यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।